हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन केंद्र पे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम आज कराएंगे उसमें ऑलमोस्ट पेपर में क्वेश्चन यहीं से उठेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पेपर की आप लोग नोट्स बनाइए, एडिशनल जो भी चीज़ें दी गई उनकी भी नोट्स बनाइए प्रॉपर। और इस जो टॉपिक है ना, इसको 3-4 बार रिवाइज करके जाइएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर सिग्नेचर किए थे। इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी तो उसमें कुछ महिलाएं भी थीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि उसमें ऑप्शन बी इसका सही है, यानी कि उस जो हमारा 284 सदस्यों की जो संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, और एडिशनल चीज में एक चीज और लिखी गई है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था। ठीक है, लेकिन उसको हाथ से लिखा किसने था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी ने इसको अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, और ये अपनाया किस दिन गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया था। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये तीसरी लाइन वही लिखी गई है कि इसको लिखा था प्रेम बिहारी जी द्वारा। और ये जो संविधान का ओरिजिनल जो कॉपी है ना, वो अभी हमारे यहाँ पे संसद में रखी गई है, उसके लाइब्रेरी में रखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। सबको पता है कि भारत का जो संविधान है 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बनाया गया था। तो ठीक है, तो इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। आप सबको पता होगा, बहुत सी समितियों का आप नाम सुनते हो कि ये प्रारूप समिति है, ये समिति है। तो उस समय टोटल कितनी समितियां थी, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 21 समितियां थी उस समय कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब हमारा संविधान गठित हुआ था। ठीक है, और जिसमें से इन 21 समितियों में से 13 छोटी छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन भी बन के आता है ऑप्शन में कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी। तो आपको ये तारीख याद रखनी चाहिए कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। और जहाँ पे ये बैठक हुई थी उसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और यही चीज़ लिखी भी हुई है ये। और एक चीज़ और जाननी चाहिए कि ये प्रश्न भी बन के आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कौन से विभाग ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन में कई चीज़ें रहती हैं, उसमें मुस्लिम लीग होता है, तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और एक एडिशनल चीज़ और है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, यानी कि किस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल हैं और प्रदेश के गवर्नर हैं वो संवैधानिक प्रमुख होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इसका दर्जा दिया है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की संसद में पेश किया गया था और यह स्वीकृत हुआ था 18 जुलाई 1947 को। इसकी कुछ और एडिशनल चीज़ें वो आप पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जितने, और शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि जहाँ तक रीच बढ़ेगी ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अभी तो पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, इसके बाद मैं सारा ही कवर करवा दूंगा, हिस्ट्री करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी करा दूंगा, इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। आपको अभी पिछला प्रश्न मिला था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर को। तो ये पूछा है कि आखिरी सत्र जो इसका था वो कब किस दिन आयोजित किया गया था।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ऑप्शन बी, अच्छा नहीं नहीं एरर नहीं है, बस नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, बी ऊपर होना चाहिए, सी नीचे, खैर उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको डेट याद रखनी है कि पहली मीटिंग कब हुई थी और आखिरी मीटिंग कब हुई थी, ठीक है। और हमारा संविधान अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अपनाया गया था इस दिन, ठीक है। और 51-52 में आम चुनाव हुए थे और उसके बाद ही अपनाया गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको चूज करना है कि सही कौन सा है। तो इसके बारे में कहा गया है कि यह ऑप्शन स्टेटमेंट ए कह रहा है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एकदम सही है ये कि भारत का जो संविधान है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा हैंड रिटिन वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और बी स्टेटमेंट क्या कहती है कि संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। एकदम गलत है, क्योंकि संसद को यह अधिकार दिया ही नहीं गया है कि वो हमारे संविधान को निरस्त कर सके। संविधान हमारे यहाँ सबसे ऊपर है। हालांकि संसद संविधान में संशोधन जरूर कर सकती है, लेकिन इसको निरस्त कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि केवल स्टेटमेंट ए ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और नीचे वही चीज़ें लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम। 1919 में ये अधिनियम आया था, ठीक है। और आपसे पेपर में ये भी पूछता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा हमारे देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन इसमें गलतियां बहुत ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन लोग छोड़ के जाते हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं, और वो क्वेश्चन कभी कभी अगर आ जाता है ना बीच में, तो वहाँ आप एरर कर देते हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 389, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, यानी कि संविधान सभा की पहली मीटिंग से लेकर 47 तक, ठीक है। फिर वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और लोकसभा के अध्यक्ष बने, यानी कि लोकसभा के स्पीकर बने और संविधान सभा के तो अध्यक्ष थे ही, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न आपसे ये भी पूछता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज रहती है प्रश्न की, आपसे प्रश्न ये पूछ देता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी पेपर में दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म इनका ये दिया जाता है कि इसको लिखा जाता है GV मावलंकर। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऑप्शन बी सही है। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो आपको सबको पता है कि हमारा संविधान तो बाद में लागू हुआ, लेकिन उसके पहले भी तो चीज़ें चलती थी, कुछ नियम कानून रहे होंगे। तो वो किस नियम के हिसाब से, किस अधिनियम के हिसाब से वो चीज़ें लागू होती थीं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था। ये अधिनियम आया था 1935 में, और इसी के हिसाब से भारत का प्रशासन मूल रूप से चलता था, ठीक है। और इस अधिनियम की कुछ और चीज़ें हैं, वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन आप जान लीजिए कि इस अधिनियम में क्या था कि 321 धाराएं थी और टोटल 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किस विभाग के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके पेजों को पे कुछ फिगर बनाए गए थे, कुछ इमेजेस बनाए गए थे, पेंटिंग हुई थी। तो वो किस विभाग के कलाकारों द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि शांति निकेतन, ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए वो चीज़ यहाँ लिखी भी गई है कि शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसको सजाया गया था, ठीक है। और 221 पेज के इस संविधान के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा पेज हैं। और तो नंदलाल जी थे, नंदलाल बोस, इन्होंने ही सजाया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के ओरिजिनल जो कॉपी है उस उनके पेजों पे
किन कलाकार ने फिगर्स बनाए थे, ठीक है। तो उनका नाम याद रखिए, नंदलाल बोस जी थे। तो इन्होंने हर भाग की शुरुआत में 8-12 इंच के फिगर बनाए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है, ठीक है। और आर्टिकल 3 है, 22 है, 12 है, 9 है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 3। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार हमारे जो देश की संसद है उसको नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के जो जितने भी बाउंड्रीज होती हैं, यानी क्षेत्र होती हैं, सीमा होती हैं, या उनके नाम में चेंजेस करने का अधिकार है। आपको पहले भी बताया गया है कि संसद क्या कर सकती है कि वो संविधान के नियमों में बदलाव कर सकती है, ठीक है। तो खैर यहाँ संविधान की तो बात नहीं है, लेकिन राज्यों के निर्माण और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है। और इसका सही आर्टिकल है नए राज्यों के गठन का आर्टिकल 3। ये आपको याद रखना है, ये सब तो याद करने वाली चीज़ें हैं। और आर्टिकल 12 में क्या है, तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियां थीं, उस समय कितने पार्ट थे, उस टाइम कितने शेड्यूल थे, ठीक है, और अभी कितने शेड्यूल हैं। तो आपको इस समय जो अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी सही है, यानी कि अभी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बनाया गया था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और उस टाइम एक चीज़ और पूछता है कि उस समय आर्टिकल कितने थे और पार्ट कितने थे। तो उस समय 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में और 22 पार्ट थे। अभी के टाइम पे आर्टिकल कुछ 470 आर्टिकल हैं। अनुसूचियाँ बढ़ के 4 बढ़ी हैं, तो अनुसूचियाँ टोटल 12 हो गई हैं। और जो हमारे पार्ट हैं 22, ये हो गए हैं 25। हालांकि पार्ट के क्लॉज बढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनको एक अलग पार्ट माना जाता है। तो टोटल 25 पार्ट हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड जो है वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो ये प्रश्न, ये पहली लाइन तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ये वर्तमान सिर्फ अनुसूची के बारे में लिखा गया है। और 22 और 395 ये पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में ये भी बढ़ चुके हैं। तो और संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 जनजातीय राज्यों का उल्लेख है, जिनमें जनजातीय राज्यों में से कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नागालैंड का इस अनुसूची में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है कई एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, ठीक है। बोडो थी, सिंधी थी, कोंकणी थी, कश्मीरी थी। तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कश्मीरी भाषा जो थी वो संविधान सभा की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, ठीक है। और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ था, जिसके बाद सिंधी, और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक था 21वां और दूसरा था 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसके बाद मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को भी शामिल किया गया था। तो ओरिजिनल में कौन सी भाषा थी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसमें कश्मीरी भाषा का उल्लेख था, ठीक है। तो ये आपको एक मोटा मोटा आप कश्मीर भी याद कर लोगे ना, तो अगर पेपर में मिलेगा तो आप स्ट्राइक करके सही क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। मतलब कि संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि पहली अनुसूची जो थी, ठीक है। तो ये आप याद कैसे करोगे अनुसूची के बारे में, तो एक ट्रिक होती है, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, ठीक है, ऐसे होती है। तो इसका क्या हो जाता है, टी फॉर हो जाता है टेरिटरी, ठीक है। तो और यहाँ पे वही है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो एकदम सही हो जाएगा आपका, पहली अनुसूची में बताया गया। ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो आपको मिल जाएगी ये ट्रिक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, इस पर भी बात हो चुकी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 395 अनुच्छेद थे उस टाइम, वो 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, अनुच्छेद 470 हो गए हैं और भाग 25 हो गए हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए। आर्टिकल हैं वर्तमान में 470 और अनुसूचियां हैं 12 और पार्ट हैं 25, 25 पार्ट हैं,
वर्तमान में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल शासनक दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, छोड़िए इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल शासनक दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई? इस प्रश्न में कोई एरर है। इसका ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि मूल जो दस्तावेज थे उसमें कुछ फिगर बनाए गए थे, तो वो किन के द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है नंदलाल बोस जी द्वारा इस पे कुछ फिगर बनाए गए थे। ठीक है, मतलब इसका ये है कि मूल जो संविधान के दस्तावेज थे उनको चित्रों से सजाया था। और नंदलाल बोस जी के बारे में एक चीज़ और पूछती है कि क्वेश्चन ऐसे भी बदल के आता है कि नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान में कुछ चेंजेस किए थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो 1882 में पैदा हुए थे और बिहार के मुंगेर जिले में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम। पहले भी आ चुका है ये भारत सरकार अधिनियम के बारे में, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसने ही पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित है आर्टिकल 66। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को बोला जाता है एक्स ऑफिसियो। आप लोग पढ़ोगे कहीं भी पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक्स ऑफिसियो कौन होता है, तो इसका डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। या ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान हो भविष्य हो, अगर कभी बदलाव होता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक जो नियम है उसके हिसाब से आपको उपराष्ट्रपति का ही नाम लिखना है। ठीक है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। मतलब कहने का ये है कि किस अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 8वीं अनुसूची। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, ये जब आप लिखोगे तो 8वें नंबर पे ओ आएगा। ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो 8वें नंबर पे आएगा, वहाँ से आपको कनेक्ट करना है। ये ट्रिक होती है याद करने की कि 8वीं अनुसूची में ही ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया है। ठीक है, और इस समय इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हालांकि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। 1967 में संशोधन हुआ, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया, 92 में कोंकणी मणिपुरी को ऐड किया गया और नेपाली को ऐड किया गया। वह 2003 में एक संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को ऐड किया गया। और इस तरह से टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पहले मैंने बताया था कि भारत के संविधान सभा जब बना था तो उस टाइम बहुत सी समितियां भी बनाई गई थी। टोटल 21 समितियां बनाई गई थी, उसी में से एक समिति थी संघ शक्ति समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। और कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, मतलब इसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। आपको पता ही है कि संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, 24 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी। ठीक है, और अनेक समितियां थीं, सब कुछ आपको बताया गया है, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे है कि इस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वार्ता समिति के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रांतीय समिति के, और जेवी कृपलानी जी थे झंडा समिति के, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ड्राफ्टिंग समिति जिसको कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक है, मतलब पूछा ये गया है कि भारत कैसा राष्ट्र है। भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब भारत किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता है, या फिर किसी एक धर्म का सिर्फ समर्थन नहीं करता। भारत सारे धर्मों को समान वैल्यू देता है। ठीक है, बढ़ते हैं। और इस वही चीज़ लिखी भी गई है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, यानी पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वही उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, तो ये दोनों गलत है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, और ना तो राज्य सरकार द्वारा किसी एक धर्म को मान्यता दी गई है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जो राज्य सरकार है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, यानी कि सभी धर्मों के लिए समान है। ठीक है, सेम चीज़ लिखी गई है कि धर्मनिरपेक्षता का वही अर्थ होता है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है कि ये जो वर्ड है ना, धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसको हमारे संविधान में किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। तो आप लोगों को ये संशोधन तो याद रखना ही है कि 42वें संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था, और डेट ईयर भी याद रखना है कि 1976 में इसको ऐड किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम बैठक 9 दिसंबर, एकदम से दिमाग में बिठा लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और दो चीज़ें आपसे पूछती हैं संविधान सभा के अध्यक्ष में, इसमें बच्चा कन्फ्यूज़ होता है और यहीं गलत करके आता है। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे और दूसरे अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जहाँ अस्थायी वर्ड आ गया वहाँ ये हो जाएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको संविधान सभा का, चूंकि ये सबसे सीनियर मेंबर थे संविधान सभा के, तो इनको संविधान का अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, और दूसरी मीटिंग जब हुई 9 दिसंबर को पहली हुई, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की। आप सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन ये तो आप बता लोगे कि भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की है। तो सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की है। अब क्वेश्चन एग्जाम में तो ये भी उठ सकता है, और थोड़ा सा अगर एग्जामिनर को टफ बनाना होगा तो आपसे ये पूछेगा कि ये पहली बार कब गाया गया था और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गाया गया था पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि हुआ था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो ये एकदम से याद रखने वाली चीज़ है कि कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर को गाया गया था 1911 में। और थोड़ा टफ बनाना होगा तो क्या पूछेगा कि इसका प्रकाशन किस किताब पत्रिका में किया गया था। तो इसका प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसमें इसका प्रकाशन किया गया था। और संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब इस टोटल गीत में टोटल 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में माना जाता है। और इसकी जो टाइम है गाने का राष्ट्रगान का, सबको पता है 52 सेकंड का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मीनिंग क्या है, इसे क्यों ये कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही वो है कि ऑप्शन पहले आप देख लीजिए कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। किसी भी गणतंत्र राज्य में जो राज्य का प्रमुख होता है ना, हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ। तो यानी कि हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ। तो ये सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक, और इसी तिथि को
26 जनवरी 1950 की तिथि को कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि, तो ये वर्ड पता नहीं होता और आप लोग सही कर नहीं पाते हो, तो प्रवर्तन तिथि भी इसे ही कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी तो एक रियासत थी, उसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन आप लोग बताइए, मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है हैदराबाद। एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, ठीक है। और इसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन पोलो। ये अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था रिसेंटली किसी एग्जाम में कि ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिला लिया गया था? तो भारत संघ में। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 1976। 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। और ये किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो ये लिखा हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये वर्ड शामिल किए गए थे। आप एक बार संविधान संशोधन का ये अधिनियम पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को ये याद रखना है 42वें संशोधन में हुआ था और ईयर क्या होगा कि 1976 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका किसको कहते हैं? उद्देशिका बेसिकली प्रस्तावना को ही कहा जाता है, ठीक है। और इसको संविधान की कुंजी कहा गया है, मतलब कि की। कुंजी का मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की किसे कहते हैं? तो यह, और एक चीज़ है कि ये संविधान के सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? एक प्रश्न तो ये बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और पेश किस दिन किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग हुई थी 9 तारीख को, दूसरी मीटिंग हुई 11 को जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट चुने गए, और तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपको जो हमारे 25 पार्ट है ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जरूर पूछता है कि कौन से भाग में क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, आप यूट्यूब पर डालिएगा UCFD में ऐसे करके एक ट्रिक है, USB यूपी से आगे है, ये ट्रिक आप डालिएगा या मैं ही डाल दूंगा किसी दिन, तो उसमें आप जान जाओगे कि कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, UCFD, यानी कि यूनियन टेरेटरी पहला भाग होता है, C फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता दूसरा भाग है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है पार्ट 2। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक होता है पार्ट 2 में, और यही संबंधित है भारत की नागरिकता से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? यानी कि किस आर्टिकल के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है ये वैलिड होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 5 से 7 के अनुसार ये होता है। किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, और ये वही चीज़ है जो ऑप्शन में है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि पार्ट 2 बताता है सिटीजनशिप के बारे में, तो नागरिकता संबंधित है पार्ट 2 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुगत से, देशीकरण से, और या इन सभी से? यानी कि भारत में आप जन्मे हुए हो, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है इन सभी से। यानी कि भारत की नागरिकता आप कई तरीके से प्राप्त कर सकते हो। अगर भारत में आपका जन्म हुआ है तब तो आप भारत के नागरिक रहोगे ही रहोगे। वंशानुक्रम यानी कि आप के वंशज भी यहीं के हैं तब भी आप भारत के नागरिक रहोगे। देशीकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप नागरिकता ले रहे हो इंडिया की, तो आपको भारत
का नागरिक माना जाएगा। और आपको एडिशनल चीज़ में लिखा क्या गया है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, और कुछ देशों में है डुअल सिटीजनशिप, लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हो तो भारत की नागरिकता आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये भी पेपर में कभी कभी पूछता है। और भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है। आपको मैंने बताया है कि ट्रिक क्या याद रखनी है, UCFD, यानी कि जो सी है, सी फॉर सिटीजनशिप, और पार्ट 2, ये आपको बार बार, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, तो UCFD से आपको याद करना है कि सिटीजनशिप इज इन पार्ट 2। तो ये चीज़ हो गई। और पार्ट 2 में आर्टिकल कौन कौन सा कवर होता है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 में कवर किया जाता है। भारत की नागरिकता जन्म से, मैंने बता दिया कि आप पैदा यहाँ हुए हो तो आपको नागरिक माना जाएगा। वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि विस्तार के माध्यम से। भूमि विस्तार का मतलब ये होता है कि अगर भारत किसी भी टेरिटरी पे कब्जा करता है, तो जिस टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है वहाँ के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो। आपको पता है कि भारत में स्वतंत्रता तो है कि आप कोई भी सभा कर सकते हैं, लेकिन किन स्थितियों में जो सरकार है वो हथियारों के बिना हो रही जो सभा है उसको भी सीमित करने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत। ठीक है, सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को भी सीमित कर सकती है, अगर कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या लोक हित में अगर वो चीज़ है तो सरकार को बिल्कुल पावर है कि उसको सीमित कर दे। यानी कि कोई भी कहीं हिंसा का डर हो, कुछ भी हो, तो उसको सीमित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? सामाजिक विभेद उन्मूलन का मतलब ये होता है कि समाज में इक्वलिटी बनी रहे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है समानता का अधिकार। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 3, फिर वहाँ से रिलेट करिए आप, UCFD पूरा फॉलो करिए ट्रिक, और उसके अंतर्गत आर्टिकल होते हैं 12 से 35। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट, UCF। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ रहा है F, तो आप उससे रिलेट करेंगे कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आएंगे। ठीक है, इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार को दिखाया गया है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण, यानी कि जो आर्टिकल 14 है, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये मतलब इतनी बार ये आर्टिकल पूछा जाता है ना, ये पांचों आर्टिकल आप लोगों को एकदम याद रखने चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक होती है DOUT। ठीक है, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल, इसको आप याद करिए, डाउट सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप याद करिए। और समानता का अधिकार, सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? यानी कि मौलिक अधिकार, लीगल राइट, किसको बना दिया गया था? समानता का अधिकार को, मताधिकार के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, या निजता के अधिकार को? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी, लीगल राइट मैंने बोल दिया था, वो गलत बोल दिया था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। यानी कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया गया था। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे JS खेहर जी। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निजता के अधिकार को किस सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा पास किया गया था? तो JS खेहर जी थे। इनकी अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना था। और ये तो पेपर में, मतलब मैक्सिमम पेपर में ये क्वेश्चन आजकल रहा है चर्चा में कि इसका आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 21 जो है ना, उसी के अंदर इसको इम्प्लिसिट किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है समानता के अधिकार। समानता के अधिकार के अंदर ही एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का अंत का प्रावधान है। ठीक है,
और किस आर्टिकल में है, तो मैंने बताया था कि 14 से 18 तक के आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आर्टिकल 18 के अंदर ये प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया है किस चीज़ को? निजता का अधिकार, आपने अभी पहले पढ़ लिया कि आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट माना गया है 2017 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार तो प्रॉपर आप लोग जानते ही हो, सब कुछ है उसमें, लंबा आर्टिकल। संपत्ति का अधिकार, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार मान लिया गया है। और आपसे प्रश्न ये पूछता है कि कब ये माना गया था? तो भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये आपको एकदम याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, यानी कि फंडामेंटल राइट से इसको बना दिया गया था लीगल राइट। क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि अगर मौलिक अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, और सरकार को फॉर एग्जांपल रोड बनानी है और आपकी ज़मीन अगर बीच में पड़ रही है और आप अगर कह देते हो कि नहीं नहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मैं अपनी ज़मीन दूंगा ही नहीं, तो सरकार फिर रोड या फिर कोई भी निर्माण कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ये दिक्कतें काफ़ी आ रही थी, तो इसलिए इसको हटाया गया था और इसको कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया था। अब सरकार आपसे आपकी ज़मीन बिल्कुल ले सकती है, लोकहित में, देशहित में, उसके बदले में आपको मुआवजा देगी, जो भी होगा देगी, लेकिन आप रोक नहीं सकते गवर्नमेंट को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस मौलिक अधिकार के अंग है? समानता के, शोषण के खिलाफ, संवैधानिक उपायों के, स्वतंत्रता के? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग हैं जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी। और इसका आर्टिकल क्या कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 में ये वर्णित है। और एक प्रश्न ये भी एग्जाम में चर्चा में रहता है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, मतलब प्रश्न तो ये बनता है कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिनको इमरजेंसी के दौरान भी जिनका वायलेशन नहीं किया जा सकता, तो वो यही आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? यानी कि कोई भी आदमी को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको कितने देर के भीतर मजिस्ट्रेट के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास पेश करना चाहिए? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 24 घंटे। आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निषेध से संरक्षण प्रदान करता है और इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। और इसके तहत कोई भी अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को कितने वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 21A के तहत राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। और प्रश्न इसमें एक और पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A को ऐड किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके द्वारा आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। और शिक्षा का अधिकार एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 2009 में और ये लागू कब हुआ था? उसके 1 साल बाद ये लागू हुआ था, यानी 2010 में ये लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आर्टिकल 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? मतलब कि आर्टिकल 24 कहता है कि एक एज से कम के बच्चे कारखाने या किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो किस एज को पैरामीटर माना गया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 14 वर्ष। आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम के लिए यूज़ में नहीं लिया जा सकता। जबकि सोशल के विरुद्ध अधिकार के तहत आर्टिकल 23 में बधुआ मजदूरी यानी कि लेबर फोर्स
और बलात्संग यानी कि बच्चों के श्रम को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 में, और आर्टिकल 24 यानी कि ये दो आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों लेबर फोर्स से रिलेटेड हैं, यानी कि बच्चों के श्रम से, फोर्स लेबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? आप लोग राष्ट्रपति का आर्टिकल याद कर लेते हो, लेकिन प्रश्न ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस आर्टिकल के द्वारा होती है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 के तहत होती है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है? राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट को बताता है, 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है 61, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या होता है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों चलाया जाता है? ये चलाया जाता है, राष्ट्रपति अगर किसी भी मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट चलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जहां पे 5 रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उनके फंडामेंटल राइट का हनन कहीं भी किसी भी केस में किया जा रहा है तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में? कहने का मतलब है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ये प्रश्न पीछे भी आया था कि भारत में संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, जब संविधान बना था तो तब वो ये मौलिक अधिकार था, अभी क्या है, ये कानूनी अधिकार रह गया। यानी कि पहले फंडामेंटल राइट था और अब ये लीगल राइट है। और ये प्रश्न पहले भी आया था तो बताया गया था कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर लीगल राइट की श्रेणी में रख दिया गया था। और एक क्वेश्चन और पहले नहीं बताया था, ये इसे किस आर्टिकल में अब रखा गया है? तो इसे आर्टिकल 300 को कह लो या 300 ए कह लो, इसके अंदर इसको अब रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि 14 से 18 तक के आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और यही आर्टिकल घूम फिर के हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें ये आर्टिकल पूछे ही जाते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के कानून के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विधि के समक्ष जो समता है, इस सेंटेंस को कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? यह प्रश्न पहले भी आ गया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किया गया है। और एक प्रश्न ये पूछता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी द्वारा क्या कहा गया? तो इसे संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है? यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये फिर वही बात आ गई, आर्टिकल 17 बात हो रही है। 17 आता है 14 से 18 के अंतर्गत, और मैंने ट्रिक बताई थी, DOUT फॉलो करिए आप और इस आर्टिकल को याद करिए। आर्टिकल 17 के अनुसार किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा
कहा गया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ये संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज का हमारा सेशन, आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल सिलेक्शन केंद्र को सब्सक्राइब करिए। आप हमारा सब्सक्राइबर 1000 तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिली और मैं जल्दी से इसका अगला पार्ट, फाइनल पार्ट और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट ला सकूँ, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।